नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को लेके और शिक्षा मित्रों के उन बिंदुओं को लेके जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है। हम बात करेंगे सबसे पहले इसी जून को लेके, जिसमें कहा गया था कि 25 जून तक शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय 18,000 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि जिसमें अगले महीने का कह लीजिए कि एडवांस में 15 दिन का मानदेय दिया जा रहा है। तो जानकारी मिली कि कई जिलों में ये 15 दिन का जो अतिरिक्त मानदेय है वो नहीं भेजा गया है, 9,000 रुपये ही मानदेय भेजा गया है। इसको लेके बात कर दें कि ज़्यादातर जिलों में तो वैसे 18,000 रुपये मानदेय आ ही गया है, और जिला अलीगढ़ में कल ही मानदेय 18,000 रुपये आया है जून का। अगर जिस ज़िले में नहीं आया है तो वहाँ के संगठन के पदाधिकारी BS महोदय से मिल के इसको आदेश को संशोधित करा के 18,000 रुपये मानदेय ले सकते हैं। जब वो शासन से आदेश आ गया था उसको दिखा के कर सकते हैं कि देखिए इस महीने 18,000 रुपये मानदेय देना है। तो ये अगर संगठन प्रयास करता तो ऐसा हो जाता, और अगर नहीं हुआ है तो अब प्रयास करें तो शायद हो जाए। वैसे तो 25 तारीख इसकी लास्ट डेट थी, 25 तारीख तक सभी के भुगतान करने के निर्देश थे। अगर फिर भी अगर किसी जिले में रह गया है तो शिक्षा में संगठन कार्यालय जाके इससे संबंधित जो भी कागज़ हैं उनको दिखाकर अपना ये कार्य करा सकते हैं। बात करें अब दूसरी, वो है कि आपने जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की, शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। उसमें शिक्षा मित्रों ने भी आवेदन किया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी, जो बार बार कमेंट आ रहे थे, कई बार पूछे भी कुछ लोगों ने, हमने कमेंट में हर बात का जवाब भी दिया, और उसमें जो ज़्यादातर ये थी कि रिटायरमेंट की डेट को लेके प्रॉब्लम आ रही थी कि रिटायरमेंट की डेट क्या भरें। तो इसमें देखिए ज़्यादा इधर उधर वैसे हमें जो जानकारी मिली कि कहीं एक साल इसमें फॉर्म में भरवाया जा रहा है कि अगली ही साल की रिटायरमेंट डेट भरनी है। तो ऐसी भ्रांतियों में ना पड़ें आप। इसमें रिटायरमेंट डेट अपनी 60 साल भर के रखनी है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से 60 साल आगे। अब इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विस बुक है, मानव संविदा पोर्टल पर होती है, सर्विस बुक है, उसमें देखना है। सर्विस बुक को डाउनलोड कीजिए। मानव संविदा पोर्टल पर जब आप छुट्टी चढ़ाते हैं उसके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन में ही ई सर्विस बुक का ऑप्शन है, उसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है रिटायरमेंट डेट। वही रिटायरमेंट डेट आपको उसमें डालनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। और आपको फिर बता दें कि हमारी एक वीडियो में हमने आपसे कहा था कि शिक्षा मित्रों की जो रिटायरमेंट डेट है वो 62 वर्ष हो गई है, लेकिन वो एक थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें 62 वर्ष ना हो के 60 वर्ष ही 62 वर्ष की प्रक्रिया चल रही थी और इसको लेके कार्रवाई बढ़ रही थी। उस संबंध में ये भ्रांति हुई है। लेकिन आपको फिर बता दें कि 60 वर्ष के अकॉर्डिंग ही आपका मानव संविदा पोर्टल पर रिटायरमेंट डेट लिखा हुआ है। ये दो मुख्य बातें थी जो हमें आपको बतानी थी। और अब जो तीसरी बात हम जो करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम शिक्षक भर्ती को लेके। शिक्षा मित्र जो है आगामी शिक्षक भर्ती का तो इंतजार कर ही रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में आया था कि 60,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें 48,000 पद लगभग प्राइमरी के थे। उस भर्ती की तैयारी कर रहे थे। और कल ही एक पोस्ट आई जिसमें पता चला कि 1,42,000 पद प्राथमिक में खाली हैं। 1,43,000। अब जी देखिए ये आंकड़ा कुछ मिला जुला था, सुना सुनाया ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इतने ही शिक्षा मित्र यूपी में हैं। अब 1,42,000 पद खाली बता रहे हैं, जिनको समयबद्ध तरीके से भरने की बात आयोग ने कही है। अब ये या तो एक साथ इतने को भरेंगे, या फिर हो सकता है ये जो 60-60 हज़ार करके निकाल रहे हैं कि 48,000, फिर बाद में 50,000, ऐसे करके इन 1,42 को भरेंगे, ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन सरकार अगर इन 1,42 पदों को टुकड़ों में भरती है, 50-50 हज़ार करके भी अगर 3 हिस्सों में भरती है, तो इससे क्या क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं आप खुद सोचिएगा। कम सीट पर ज़्यादा आवेदन आएंगे, ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, मेरिट लिस्ट हाई जाएगी। एक बार में अगर सारे पद निकाल देंगे तो कम मेरिट पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। सरकार का राजस्व घटेगा, हर बार आवेदन से फीस पड़ेगी, और जो भी चीज़ है मतलब 50,000 पद ही शायद मुझे लग रहा है भर्ती हो पाएंगे, इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती सरकार नहीं करेगी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि शिक्षा मित्र इन भर्तियों का फ़ायदा कैसे उठाएगा। शिक्षा मित्र संगठन को क्या अपनी मांग बदल लेनी चाहिए? क्योंकि जहाँ तक है सभी जो अब मुख्य रूप से तो टेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सब जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कर रहे हैं कि या तो विभागीय टेट कराया जाए, ताकि जो टेट पास शिक्षा मित्र नहीं है वो भी टेट पास हो जाए और आगामी भर्ती में आवेदन कर सकें।
आगामी भर्ती में। और दूसरी जो बात है वो बात आ रही है कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो कह रहे हैं कि हमें समायोजित किया जाए, हमें जो है कैसे भी करके जब हम टेट पास हैं, सारी योग्यता रखते हैं, तो हमें शिक्षक का दर्जा दे दिया जाए, कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार अपने माध्यम से करे। लेकिन 100 बातों की एक बात, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, इससे परे कुछ नहीं हो सकता है कि बिना नियमित प्रक्रिया के कोई भी शिक्षा मित्र शिक्षक नहीं बनेगा। बिना नियमित प्रक्रिया के, यानी कि उसे भर्ती प्रक्रिया से तो गुजरना ही पड़ेगा। समायोजन जैसा दिव्य स्वप्न तो शायद अब देखना ही मूर्खता होगी कि कोई ऐसा आदेश आएगा सरकार का और शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया से गुजरने वाली बात में यही भर्तियां सामने आ रही हैं जो 50-50 सर करके शायद 3 बार आएंगी। अब इन भर्तियों में शिक्षा मित्र अपने आप को कैसे फ़ायदे में लेगा, कैसे सरकार से बात करेगा, मांग रखेगा कि उनका 100% चयन इसमें हो जाए। अब सबसे बड़ा सवाल पहले वही कि सभी शिक्षा मित्रों का टेट पास होना जरूरी है, जिसके लिए विभागीय टेट जरूरी है। तो पहले संगठन इस पर कार्य करे। विभागीय टेट होगा नहीं हुआ, कैसे होगा, ये बात की बात है, लेकिन सभी शिक्षा मित्रों का टेट पास होना जरूरी है। शिक्षा मित्रों को भी टेट पास करना चाहिए, उन्हें भी आवेदन करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके वो भी टेट पास कर लें। दूसरा ये कि इस भर्ती में भारांक आपको कैसा चाहिए, क्योंकि भारांक की प्रक्रिया को आप चाहें तो बदल सकते हैं। अब आप सुपर टेट में भारांक चाहेंगे या मेरिट लिस्ट में भारांक चाहेंगे। मेरिट लिस्ट में अगर भारांक लेते हैं तो सुपर टेट की परीक्षा पास करनी होगी, जो पिछले 2 भर्तियों में 68,000 और 69,000 भर्तियों में भले ही पासिंग मार्क्स को लेकर कोर्ट का मैटर रहा, लेकिन अगर वो भर्ती परीक्षा पास नहीं होगी तो मेरिट का कोई मतलब नहीं रह जाता है और शिक्षा मित्र चयनित नहीं हो पाते हैं। और अगर भर्ती प्रक्रिया में जो है आपको भारांक चाहिए तो सभी जो हैं जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो सुपर टेट पास कर लेंगे और एक अच्छे अंक से भी प्राप्त कर लेंगे, तो फिर उनका मेरिट में आ सकता है। लेकिन उसमें चांसेस ये होगी भारांक निकल जाएगा हाथ से और मेरिट अगर हाई चली गई और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो इससे भी हाथ धो बैठेंगे। और हाई तो जाएगी, जब 50,000 सीटों पर 7 लाख 8 लाख लोग आवेदन करेंगे तो 7-8 साल में भर्ती हो रही है, 50,000 पद निकलेंगे, तो सोचिए मेरिट कितनी हाई जाएगी। इसलिए अगर भर्ती में भारांक लेते हैं तो फिर नहीं लगता है कि बहुत शायद नुकसान हो सकता है। और अगर मेरिट में लेना है तो भर्ती की ये सुपर टेट की जो परीक्षा है ये पास करना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही बिंदुओं में आप किस तरीके से सरकार से मांग करेंगे ये आप सोचिए कि हमें जो है सर मेरिट में जो है भारांक मिल जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन सुपर टेट को पास करना पड़ेगा, है ना। और सुपर टेट में भारांक लेते हैं तो अभी आपका नुकसान रहेगा, क्योंकि पिछले जो हमारे मतलब शिक्षा मित्र हैं ऑलमोस्ट 50-55 साल के, उनके हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में परसेंटेज 50, 60, 70 ही रहती हैं, क्योंकि उस समय ऐसे ही नंबर मिलते थे। और आज के डेट के बच्चों के 90 से ऊपर रहते हैं, 85 से ऊपर रहते हैं। तो जब मेरिट बनेगी तो तालमेल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उसमें ही लें, मेरिट में ही भारांक लें, लेकिन भर्ती परीक्षा को पास करना भी एक चैलेंज होगा। जो भी हो विचार आपके नीचे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली ऐसी वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।